नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज की पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में लगता है उद्धव ठाकरे अपनी गलतियों को सुधारने में जुट गए हैं। उनकी सरकार ने अब औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने पर सहमति बन गई है। अगर यही फैसला 21 जून से पहले ले लिया जाता तो शायद आज महाराष्ट्र में इस तरह का सियासी संकट ना होता। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर यही कहा जा सकता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि उद्धव ठाकरे को इस बात का संतोष जरूर होगा कि आखिरकार उन्होंने पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे की ओर वापसी कर ली है। हालांकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार फ्लोर टेस्ट से बचने के लिए तमाम पैंतरेबाजी आजमा रही है, उससे तो संजय राउत और आदित्य ठाकरे के उन दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि शिंदे गुट के आधे से ज्यादा विधायक घर वापसी करना चाहते हैं और उन्हें जबरदस्ती गुवाहाटी में रोका गया है। संजय राउत बार बार विधायकों को मुंबई आने की चुनौती दे रहे थे, लेकिन जब बागी विधायकों ने मुंबई आने की तैयारी शुरू कर दी तो उनके पसीने छूटने लगे। जी हां, जब वो कहते थे कि गुवाहाटी में कब तक, कभी तो आओगे चौपाटी पर, तब एक तरीके का ये संदेश देना चाहते थे कि अगर मुंबई आए तो पासा पलट जाएगा। अगर बागी विधायक मुंबई आए तो वो घर वापसी कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने मुंबई वापसी करने की प्लानिंग शुरू कर दी है, शिंदे जी के गुट के जो तमाम बागी विधायक हैं, उनके साथ जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, जब उन्होंने मुंबई वापसी करने की तैयारी शुरू कर ली, रूट भी बता दिया कि हम पहले गोवा आएंगे उसके बाद मुंबई आएंगे, तो अब संजय राउत जी के पसीने छूटने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि भाई हमने दावा तो बहुत कुछ किया था, हमने तो यह भी कहा था कि गुवाहाटी से जो बागी विधायक हैं उनकी केवल लाशें आएंगी, आत्मा तो खत्म हो चुका है उनका। लेकिन जब अब यह फैसला ले लिया बागी गुट ने कि ठीक है हम वापसी कर रहे हैं लेकिन मुंबई वापसी करेंगे, घर वापसी नहीं, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी हम हैं ही, हमने घर छोड़ा ही नहीं, हम तो शिवसेना में अभी भी हैं। असंतोष है और ज्यादातर विधायकों का असंतोष है, 2/3 से ज्यादा विधायकों का असंतोष है, तो हमने तो घर छोड़ा नहीं। हां, नाराजगी है और हम घर में बैठ करके ये नाराजगी जताएंगे और जो इस नाराजगी की वजह है वो घर छोड़ के जाएं। इस तरह के संदेश को देने की कोशिश की थी शिंदे गुट ने और अब वापसी कर रहे हैं वो। आज एक कैबिनेट मीटिंग होती है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार की कैबिनेट मीटिंग होती है, उस मीटिंग में फैसले लिए जाते हैं और एक जो सबसे बड़ी नाराजगी की वजह जो शिंदे गुट की थी, उन्होंने अपने लेटर में भी ये लिखा था, जो बागी विधायकों ने जो एक चिट्ठी जारी की थी, मीडिया में भी चिट्ठी आई थी और वो उद्धव ठाकरे जी को भी लिखा था, तो उसमें यही बात लिखी थी कि पार्टी ने हिंदुत्व से किनारा कर लिया और उद्धव ठाकरे की तानाशाही बहुत चरम पे है, इसलिए हम लोग बगावत पे उतारू हैं और हम शिवसेना से हट करके कोई फैसला करना चाहते हैं। लेकिन आज एक कैबिनेट मीटिंग होती है और शिंदे गुट के उनकी जो एक नाराजगी थी उसको दूर करने की कोशिश होती है और हिंदुत्व के मुद्दे पे वापस लौटने की कोशिश होती है और यह कोशिश होती है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का, इन दोनों शहरों का नाम बदल करके, क्योंकि यह मांग थी और यह बाला साहब का सपना था। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन की मजबूरी के चलते शिवसेना इस पे आगे नहीं बढ़ रही थी और यही मलाल शिंदे गुट को भी रहा कि जिस मुद्दे पे हम चुन के आए यहां पे, कहीं वही मुद्दा गौन हो गया तो हम जनता को क्या जवाब देंगे। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं इस बयान से। मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे जो राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना के सारे तीनों पार्टियों की अलग अलग विचारधारा के तीनों पार्टियां इकट्ठा आई और अच्छा काम किया उन्होंने 2.5 साल में। इसके लिए जो सहकार्य दिया उसके बारे में भी, सबके बारे में उन्होंने
आभार जताए, व्यक्त किया। आखिरी कैबिनेट थी आज की कैबिनेट आखिरी कैबिनेट थी। अभी कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो होगा, उस पे तय होगा ये आखिरी है या नहीं। सर, इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमारे लोगों ने धोखा दिया, इसका बहुत दुख हो रहा है। हमारे लोगों ने धोखा दिया, इसका दुख हो रहा है, उसके बारे में बताइए सर। उन्होंने ये कहा कि आपके दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा सहकार्य मुझे मिला, लेकिन मेरे खुद के पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे दगा दिया और ये बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन मेरी खुद के पार्टी के लोगों ने ही मुझे साथ नहीं दिया, इसके बारे में उन्होंने दुख भी जताया। राजीनाम्याची तयारी करतात मुख्यमंत्री जी ने। तो सुना आपने, जिस तरह की बात पाटिल साहब ने कही उसे उनकी मजबूरी भी झलक रही थी। उन्हें भी शायद ये एहसास होने लगा है कि अब हमारी सरकार गिनती के दिनों की है। वापस लौटे जरूर हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे, लेकिन ये उनकी मनोदशा भी दिखा रही है कि वो चाहते तो कुछ और थे, लेकिन मजबूरी में कुछ और करना पड़ रहा है। वो भावुक अपील भी करते हैं उद्धव ठाकरे जी, थैंक यू भी बोलते हैं कि आज जो हिंदुत्व का एजेंडा था वो पास कर दिया, एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से वो एजेंडा पास हो गया। कल तक जो एनसीपी और कांग्रेस नाम बदलने को तैयार नहीं थी, आज जब सरकार गिरती हुई देख रहे हैं तो वो इस मुद्दे पे भी सहमत हो गए। यानी सत्ता में रहना जरूरी है, सिद्धांतों से वो कभी भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन यही समझौता अगर 21 जून से पहले किया होता तो शायद आज ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। आज इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के दलील नहीं देना पड़ता इन्हें। खैर, तमाम बातों पे चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, राहुल आनंद हैं बीजेपी नेता, हसन खान एनसीपी नेता, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक और राहुल सिंह राजनीतिक विश्लेषक। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो दिख रहा है महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक, समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा। क्या फ्लोर टेस्ट होगा? क्या फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट को बढ़त मिलेगी, या फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो दावा कर रहे हैं अभी, उस दावे में वो सफल हो जाएंगे, सरकार बची रहेगी? क्या जो व्हिप जारी करने की बात हो रही है, जिसपे कि सबसे बड़ा विवाद है कि व्हिप कौन जारी कर सकता है, तो इन तमाम बातों पे बातचीत होगी। हमारे तमाम मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब रुख करते हैं सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी के साथ। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी सुन पा रहे हैं? जी, मेरे को आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी जी जी, सुन पा रहा हूं। निरंजन जी, जिस तरह की उठापटक चल रही है महाराष्ट्र की सियासत में, आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, ऐसा है सुजीत जी, अब आगे का रास्ता सर्वविदित है, सभी को पता है कि अब जो महाराष्ट्र के अंदर जो अगला राजनीतिक समीकरण जो बनने वाला है वो ये है कि जो शिवसेना के जो बागी विधायक हैं, 39 कहूं या 40 कहूं, जो भी है, जो बाकी विधायक हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं और वहां पे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये अगर आप भविष्य की अगर मैं बात करूं तो मुझे इस चीज का परिदृश्य नजर आ रहा है। और अगर बात करें हम शिवसेना की, तो देखिए ऐसा है सुजीत जी, एक चीज मैं बता दूं, आज उद्धव ठाकरे जी को भी ये चीज दिखाई दे गई है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है, कितना बड़ी अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया है। और जो जिस तरीके से वो, हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जब कपाल पे काल छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो सुजीत जी इस चीज का प्रत्यक्ष उदाहरण शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 2019 के अंदर केवल और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए, केवल और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि सत्ता में तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ सकते थे, जिनके साथ इन्होंने प्री पोल अलायंस करके और 56 सीटें जीत करके आए थे, लेकिन केवल और केवल एक
आज इस स्थिति में है कि आज उद्धव जी को यह चीज समझ में आ रही है कि उन्होंने दिया है और जनता के अंदर भी विश्वास खो दिया है। तो मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से उनकी स्थिति है, अभी उनको पार्टी बचाने के लिए, संगठन बचाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको ये चीज तो समझ में आ गई, सरकार तो मेरी गई, तभी उन्होंने मातोश्री खाली वर्षा खाली करके मातोश्री के अंदर वो शिफ्ट हुए। और आज भी जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग के बाद में उद्धव जी जो नजर आ रहे हैं, एक इसको कहते हैं कि भाई बिल्कुल एक असहाय अवस्था उनकी नजर आ रही थी, तो इससे उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब ये केवल और केवल डूबते हुए तिनके के हाथ डाल रहे हैं। मेरा ये मानना है। जी ठीक है। राहुल आनंद जी, अब जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, औरंगाबाद का नाम बदला जा रहा है, उस्मानाबाद का नाम बदला जा रहा है, तमाम विकास कार्य तेजी से करवाने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार बचा लेंगे? देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको नमस्ते करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए। जी। अगर हम लोग इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो मेरे समझ से, और अगर उद्धव ठाकरे जी का अगर कार्यकाल देखें या उनकी पुरानी व्यक्तित्व की देखी जाए जो बाल ठाकरे साहब ने बना रखा था, तो उस पर मैं थोड़ी सी अगर प्रकाश डालूं तो मैं आपको 2-3 चीजें ही मुखर करा सकता हूं। पहला ये कि जब 1966 में जब शिवसेना का गठन हुआ था, तो उस समय इनके मेन मुद्दा जो था वो था मद्रासी आंदोलन, पहली बात जी। दूसरी, उसके बाद जब मद्रासी आंदोलन जब सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंचा तो इन्होंने मराठी मानुष का रुख किया। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उस समय उन्होंने जो एक मंडल आयोग को लागू करना था, जिनके लिए शिवसेना को एक नया रास्ता अपनाना था। उन्होंने हिंदुत्व को चुना और हिंदुत्व को चुनने के बाद 1995 में पहली बार बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनकर आती है। लेकिन यहाँ मार्क करने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्यूशन मान लिया, और जो सॉल्यूशन था उसको उन्होंने प्रॉब्लम मान लिया। कैसे, मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताता हूं। जब 1995 में जब सरकार आई थी तो उस समय इन्होंने ये शरद पवार का विरोध कर वो सत्ता में काबिज हुए थे। बड़ा ही विचित्र विडंबना ये रही कि सरकार में काबिज तो ये जरूर हुए, लेकिन जो कंट्रोल बटन था वो एनसीपी प्रमुख के पास था। यही नहीं, ये उसी वक्त से ये विचारधारा की लड़ाई बदलने लगी। उस वक्त भी जैसा कि बयान आया है, जो बागी विधायक है उन सबों का बयान आया है, उस बयान के तथ्य पे अगर मैं बात करूं तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने चुनने का प्रयास किया था, जिसमें जो फर्स्ट डिवीजन आया था उसको सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया, और जो 3 लोग मिलकर जो फर्स्ट डिवीजन के तरह जो नंबर लेकर आए थे उसको सरकार बनाने का न्योता दे दिया गया। जी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुत्व का जो नारा है, सेकुलरिज्म वर्ड जो चुना गया, यही शिवसेना के लिए गलती हो गई, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व पे चलने वाली पार्टी थी और हिंदुत्व को छोड़कर वो सेकुलरिज्म पे जा रही थी। उसी वक्त ये अपच होने लगा शिव सैनिकों के लिए। जी। तो राहुल जी, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अब तो वापस हिंदुत्व पे लौटने के लिए तैयार है उद्धव ठाकरे जी? जिस नाम को बदलने को लेकर के तमाम नाराजगी थी शिंदे गुट की, वो नाराजगी वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब क्या शिंदे गुट की मानसिकता बदल सकती है या वो मान सकते हैं उनके कुछ विधायक? देखिए, एक बहुत चर्चित कहावत है कि आप अपने कर्मों का उत्तराधिकारी, माफ कीजिएगा, आप दूसरे की संपत्ति का उत्तराधिकारी तो हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों के उत्तराधिकारी स्वयं होते हैं। जी। और जिस प्रकार से शिवसेना ने कुर्सी प्रेम दिखाया उद्धव ठाकरे जी ने, और अब कोई भी फैसले लेने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब चिड़िया दाना चुग गई तो कोई मतलब नहीं बनता है, और जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तब भी कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो इमोशनल अत्याचार की जो बातें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज पे अपडेट हो रहा था तो सूत्रों के माध्यम से जो खबर आ रही थी उसमें पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कितने विधायक बागी हैं, तो नंबर जो 2/3 की जो बात होती है, 2/3 लोग, 39 लोग, लगभग 39 विधायक उनसे असंतुष्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लोर टेस्ट करने से जो बच रहे हैं, तो ये
इनका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है कि सरकार अपनी बहुमत का आंकड़ा को खो चुकी है, तभी ये फ्लोर टेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं और अब पुरानी बातों को कर बस ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाल ठाकरे साहब की जो हिंदुत्व वाली छवि थी, जिसको इन्होंने धूमिल कर दिया, उसको रिस्टोर करने के लिए वही पुराने लोग जो सिंधे कूट के जो विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ही असली शिव सैनिक हैं। तो अब लड़ाई का जो मुद्दा है वो भटक रहा है। जी जी, ठीक है ठीक है। राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल सिंह जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, जिस तरीके से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है, उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या किस तरीके का अब सियासी अगला जो चाल है, जो तमाम दल अपनी अपनी जो रणनीति बना रहे हैं, उसमें किस तरीके की फेरबदल हो सकती है? जी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। और मैंने आप दोनों की बातें सुनी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग पे इस पे ज़्यादा उनके पार्टी की तरफ से कुछ बोलने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार तो कोई भी बना सकती है, चाहे वो हर पार्टी ऐसी करती है, सरकार बनाने के लिए किसी के साथ भी जा सकती है और जाती है। तो हिंदू मुस्लिम का नारा देकर ये उसको भेदभाव फैलाकर ये ठीक नहीं हो रहा है। बाकी जो सरकार बनाने का जो उम्मीद बचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है निगाह। अभी थोड़ी देर में फैसला आ जाएगी कि कैसे क्या होना है। फ्लोर टेस्ट के लिए कम से कम 2 दिन का समय होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने डिमांड किया कि 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ विधायक गुवाहाटी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, इतना जल्दी कैसे पहुंच सकता है? तो इसलिए कम से कम राज्यपाल मतलब आपको ऐसा 3 दिनों लगता का है, समय देना चाहिए था। जी, आपको ऐसा लगता है कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है वो ठीक नहीं है, संवैधानिक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। अब सभी विधायक कहाँ पे है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, उनको समय तो मिलना चाहिए ना। जी, तो वो समय मिला नहीं और मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि समय मिलना चाहिए, लेकिन वो 11 जुलाई से पहले का कोई भी समय हो तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सभी को टाइम मिल जाएगा। नहीं, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, उसके तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो तो यही कह रहे हैं कि 11 जुलाई से पहले तो कोई भी डेट नहीं चलेगा, कोई भी डेट हो तो 11 जुलाई के बाद का हो। अब तो सर इस पे सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कैसे कब हो सकती है करके। जी जी, अभी सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। जी, निरंजन पोद्दार जी, वैसा ही होगा। निरंजन पोद्दार जी, जैसा कि राहुल सिंह जी कह रहे हैं कि ये आदेश गलत है, राज्यपाल को इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए, आप भी इससे सहमत हैं क्या? देखिए, ऐसा है सुजीत जी, राहुल सिंह जी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में ऐसे अनेक डिसीजन है और ये सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको एक वर्डिक्ट बता रहा हूं, टिप्पणी बता रहा हूं। पहले के एक पूर्व फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो जितना जल्दी और जितना हो उतना ही फायदा है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट के लिए समय ज्यादा दिया जाता है तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तोड़फोड़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। जी जी जी, ठीक है, संपर्क हमारा थोड़ा टूट गया निरंजन पोद्दार जी के साथ। राहुल आनंद जी हमारे साथ। अच्छा जी, सुजीत जी 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 जी, तो मेरे को ये इनकी बात सुनकर के थोड़ा सा हास्यास्पद लग रहा है कि जिस सरकार के ऊपर संकट चल रहा हो और पिछले 10 दिन से जो सरकार मान के चलिए कि बचाने का और गिराने का झगड़ा चल रहा हो, और उसके विधायक अगर कहीं कहीं अगर मान लीजिए महाराष्ट्र छोड़ करके अगर बाहर विचरण कर रहे हैं और वो 24 घंटे 36 घंटे के अल्टीमेटम पे भी महाराष्ट्र नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर उस सरकार की क्या उस प्रतिष्ठा मान के चलेंगे? और वो भी कौन, जब 55 में से 39 विधायक शिंदे जी के साथ है और बाकी के जो बचे 16 विधायक वो भी अगर ये संगठित नहीं रख पाए, वो भी अगर ये 36 घंटे के दौरान अगर ये नहीं बुला पाए, अगर उनमें भी अगर विधायक कहे कि मेरे पास 36 घंटे कम है मुंबई पहुंचने के लिए, तो भाई साहब फिर उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। उसके लिए फिर फ्लोर टेस्ट करवा लो, कोई भी टेस्ट करवा लो, खून टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, उसका टेस्ट तो सारा नेगेटिव ही आएगा। पता ही पार्टी में सर किसी तरह का कोई समस्या थी तो डिप्टी स्पीकर के पास जाना चाहिए था विधायकों को, न कि गुवाहाटी जाना चाहिए था।
श्रीमान, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है। अभी एक जो महाराष्ट्र के अंदर विधायक हैं, उनके घर पे तोड़फोड़ की गई है, आपको इस चीज का पता है ना। वहां पे लोकतंत्र बंधक बना लिया जाता है, आप उन चीजों को भूल गए। आज आप इन सब चीजों का आप डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन जब यही शिवसेना वहां पे उत्तर भारतीयों को मारती थी, जब यही शिवसेना वहां पे बदमाशियां करती थी, उस टाइम आप इसी शिवसेना को गुंडा बताते थे, मुखालफत करते थे। अब आज आप ये कह रहे हो कि इन बदमाशों की भेंट चढ़ जाए। गुंडागर्दी की नहीं, बात सरकार बचाने की है। नहीं, सरकार बचाने की, और वो मैं बता रहा हूँ ना। और अगर कोई चीज संवैधानिक रूप से गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं ना आपके पास। ना कि गुवाहाटी भाग जाया जाता है। नहीं, आप जैसे चाहेंगे। आप जो क्यों गए और किस लिए गए हैं? नहीं, सब जानते हैं, हमें भी पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, राहुल सिंह जी, आप बताइए कि क्यों गए गुवाहाटी। अरे सर, आपको तो पता है कि यहाँ पे नहीं, पता है, आप बताइए ना। मैनेज हो जाएगा। नहीं, मैंने चाहते नहीं थे, इसलिए गुवाहाटी चले गए। क्यों गए, फिर से बताइए। गुवाहाटी इसलिए गए ताकि ये सरकार को तोड़ सके, गिरा सके, और हम लोग विधायकों का मंशा ये है कि हम लोग नई सरकार बनाए बीजेपी के साथ मिलके। मतलब आप भी ये मानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में ये लोग बागी विधायक रहे होते तो सरकार नहीं गिरा पाते। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब इस्तीफा देने को तैयार था, शिंदे जी को बनाने के लिए रेडी थे, तो नहीं, इनका कंडीशन ये था कि नहीं, हम ना कांग्रेस को हटाइए, एनसीपी को हटाइए, हम बीजेपी के साथ बनाएंगे। जी, ये कोई लॉजिक नहीं था। सरकार एक स्थिर सरकार, बहुत ऑब्वियस सी बात है। आप जिसके साथ मिलकर के चुनाव लड़े, जिसके साथ आपकी विचारधारा मिलती है, अगर आपके 2/3 से ज्यादा विधायक चाहते हैं कि उसी के साथ गठबंधन हो, उसी के साथ गठबंधन बना के सरकार बनाई जाए। के साथ बना सकती है सरकार, विचारधारा कहाँ रहा देश में? अरे सर, मैं यही कह रहा हूँ राहुल जी, मैं यही कह रहा हूँ कि विचारधारा अगर जिससे मिलती है, चलिए आपके हिसाब से विचारधारा की कोई कीमत नहीं है सियासत में, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक ये कह रहे हैं कि गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस से तोड़ लीजिए, तो आप क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? अब देखिए, ये सर अंदरूनी मामला है पार्टी का, इसमें तो हम पार्टी का प्रवक्ता तो है नहीं कि क्या मैटर है नहीं है। नहीं, आप अगर उनका पक्ष रख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका बचाव करें। सर, मैं इसमें तो जनता पीस रही है ना। जनता ने जिसको चुना और वो विधायक भाग के जा रहे किसी और पार्टी में। जनता ने, सुजीत जी, किसको चुना था? जनता ने भारतीय जनता पार्टी। और जी निरंजन जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने तर्क देने आते हैं, इनको ये चीज समझ में नहीं आई कि जनता ने किसको चुना था। जनता ने चुना था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, दोनों को मिलाकर के जनता ने 161 सीटें दी थी, 162 सीटें दी थी। तो उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि वहां पे जो अब ये कह रहे हैं कि विचारधारा का कोई मूल्य नहीं है, तो इसका मतलब जो बाला साहब ठाकरे सब बातें करते थे वो सारी बातें बकवास थी क्या? जो बाला साहब ठाकरे के जो पूर्व के जो भाषण है वो सारे के सारे नगण्य है क्या? उनको हम ये माने क्या कि केवल वो एक वोट प्राप्ति और राजनीति का एक रास्ता था, कि केवल और केवल जब भी मौका मिलेगा तब सारी बातों को दरकिनार करके हम जो है वहां पे सत्ता में आ जाएंगे? क्या ये सारी की सारी चीजें मिथ्या थी क्या? आज अगर वो संभाजी नगर और आज अगर वो औरंगाबाद का दो जगहों का नाम बदल रहे हैं, तो क्या ये एक जनता को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र है क्या? तो इसका मतलब अगर विचारधारा की लड़ाई नहीं है। जी निरंजन जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने खुद भी विचारधारा पे मुहर लगा दी। जब औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, इसका मतलब वो भी मानते हैं कि जिस विचारधारा के तहत मैंने सरकार बनाई थी वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए जनता भी नाराज है और हमारे विधायक भी नाराज हैं, इसलिए तो उन्होंने नाम बदला। खैर, राहुल आनंद जी, जिस तरीके की सियासत वहां चल रही है महाराष्ट्र में, और लंबे समय से ये तमाम आरोप भी लग रहे थे बीजेपी के ऊपर कि भाई आप समर्थन दे रहे हैं इस बगावत को, आपके मतलब जो शह के बिना कुछ भी इतना बड़ा कांड हो नहीं सकता था। 2/3 विधायक को आप पहले सूरत ले जाते हैं, उसके बाद गुवाहाटी ले जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, वहां तमाम खर्चे किए जाते हैं, वो ये विधायक नहीं कर सकते थे। ये तमाम आरोप लगे बीजेपी पे, और बीजेपी हमेशा इसको नकारती रही, और आज की तारीख में बीजेपी ने इनिशिएट किया और फ्लो टेस्ट के लिए राज्यपाल के पास गए। और अब जो कांग्रेस जो वो आरोप लगा रही है, जो एनसीपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, जो आज
सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात निकल के आई कि जो राज्यपाल हैं वो अपनी मानसिकता या अपनी समझ के हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस चाह रहे हैं। क्या इस तरह की चीजें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है, लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में आस्था और भरोसे की बात करते हैं, और कहीं भी जब पार्टी बीजेपी को जब सत्ता में बहुमत मिल जाता है तो लोग कहते हैं कि इन्होंने ईवीएम को सेट कर लिया है, और वही जहां पर उल्टा हो जाता है वहां पर ईवीएम इनके पक्ष में काम करता है। और ठीक इसी प्रकार से आप देखिए राज्यपाल की स्थिति। आज विपक्ष ने एक ऐसे मुहिम चला रखी है कि वो हर वक्त राज्यपाल का या बीजेपी का विरोध करते रहती है। टीएमसी को देखिए तो बंगाल की जो स्थिति है वहां हर वक्त तानाशाही ही चलते रहती है। अगर वास्तविकता भी इससे भी परिचय कराया जाता है तो ममता दीदी को गलत लगता है जी। एक उसी प्रकार जब हम हारते हैं तो दूसरे के कंधे पे अपनी असफलता को छोड़ते हैं ताकि हम बचे रहें। ये महाराष्ट्र भी में देखने को मिल रहा है। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो लड़ाई जो शुरू हुई, ये लड़ाई शुरू हुई क्यों? ये लड़ाई शुरू हुई सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को लेकर। जब महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत देने का काम किया था तो उस समय छलावा करने का काम किसने किया? जो हर वक्त बस मैं खामोश होता हूं तो आप बोलिएगा पौधार साहब। जब हर वक्त जब मेरा डीएनए ही नहीं है तो मैं सेकुलरिज्म कैसे हो सकता हूं? और जिस प्रकार से आए दिनों में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पे एफआईआर वगैरह हो जाया करते थे तो ये उसी वक्त कटघरे में खड़े हो गए थे। हिंदू की बात हिंदुस्तान में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? क्या कतर में होगी? क्या मलेशिया में होगी? हम हिंदू हैं तो हिंदू की बात करेंगे। और जहां तक सरकार चलाने की बात है तो ये उसी समय से उल्टा सीधा होता आया था। शिवसेना की सरकार हो और सरकार का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक बन जाए तो संदेह जरूर खड़ा हो जाता है। और जो वास्तविकता समस्या थी उससे वो परे हो गए। जनता ने हिसाब मांगने का काम किया और जनता का ये अधिकार बनता है कि एक पुरानी कहावत भी है 3 टिकट महाविकट। तो ये उसी वक्त जब ये आपस में आकर गठबंधन बनाने की काम किए थे उसी वक्त लगा कि ये गठबंधन शुरू हो गया। और आप देखिएगा जिस तरह से फैसले लिए गए, जिस तरह से बातें की गई, जिस तरह से असंतुष्टि का माहौल खड़ा हुआ। और बाद में ये थोड़ी देर पहले राहुल सिंह जी एक बात कह रहे थे कि आप गुवाहाटी क्यों चले गए? आपके यहाँ रहते तो अब तक विधायक पिटा गए होते, क्योंकि जिस प्रकार से तोड़फोड़ किया जा रहा था और दफ्तरों को तोड़ा जा रहा था, असंतोषजनक। विरोध करना अच्छी बात है, लोकतंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन डरा धमकार का विरोध कभी नहीं होता है। और यही नहीं, जब असम में दंगा हुआ था तो उसका प्रचार आपके यहाँ से किया गया था। जब पालघर में जब 2 साधुओं की हत्या हो गई थी उस समय शिव सैनिक और शिवसेना की सरकार खामोश हो रह जाए उसी वक्त एक कैटेगरी में खड़ी हो गई थी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है। कहावत यह है, समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। हल्दी घाटी की अगर हम चर्चा करें, हल्दी घाटी की युद्ध की, तो वहां एक बहुत ही प्रमुख कहावत नजर आती है जो आती है कि राणा ने राह दिखाया था, शिवघर ने अपनाया था, जिस राह पे बंदा वीर चला उस राह पे चलना भूल गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाल ठाकरे साहब ने जो राह दिखाया था उस राह पे चलना ये भूल गए। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध में जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय समूह को लेकर चलने की बात हुई थी, जो एक नारा को लेकर चलने की बात हुई थी। उस समय वो उन्होंने नजरअंदाज किया जिसकी वजह से उनकी हार हुई थी। इतिहास अपने आप को दोहराता है। राहुल आनंद जी आपके आता रहता है जी। राहुल आनंद जी, जो कविता सुनाई आपने उसमें बताया कि तटस्थ होंगे उनको भी अपराधी माना जाएगा। अभी तक तो बीजेपी की भूमिका भी महाराष्ट्र में लगभग वही तटस्थ की ही रही है। देखिए, ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ चलना चाहते हैं। जो तटस्थ है, मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वैसे लोग जो ये मानते हैं कि मैं ही सही हूं और मैं ही करूंगा और मैं जो कह रहा हूं वही है। तो भगवान ने गीता में भी कहा है कि जब दुर्योधन से युद्ध करने के लिए जब अर्जुन
अर्जुन का पक्ष रखने के लिए गए थे तो उन्होंने पांडव के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। और पुरानी कहावत है, जब 5 गांव ना देकर जो 5 गांव नहीं देते वो पूरे राज्य को खोलते, वो संस्करण यहाँ देखने को मिलता है। और जब 2014 के बाद से, आपने जो प्रश्न उठाया मैं उसका उत्तर दे दूं, 2014 के बाद से हमारे देश के अंदर लगातार उठापटक की चलते आ रही है। हमने वो भी दौर देखा कि कौन हमारे देश के लिए है और कौन हमारे देश के लिए अनुपयोगी है। तो फिलहाल अभी जो 2014 से 2022 के बीच में जितने भी घटनाएं घटी हैं उसमें लगभग ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया कि जो हमारे देश में रहकर हमारे देश के खिलाफ करते हैं। जब स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने भी कहा था कि जब आज हमारा देश हमारी सैनिक हाई मोर्चे पर लड़ने को तैयार है, किस लिए कहा था? वो इसीलिए कहा था कि हमारे देश के अंदर मतभेद है, उसको करने के लिए जो 370 और 35 एक का विरोध करें, वो शिवसेना कब से होगी? वो शिवसेना कब से हो? सवाल यहाँ उठता है। इसलिए ये आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि जब आप अपने मूल संरचना से भटक गए तब जाकर आज आपको ये स्थिति देखने को मिली। जी निरंजन पोद्दार जी। जी सुजीत जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने अभी राहुल जी जो सवाल किया था, मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूं। और मैं तमाम टीवी चैनलों के ऊपर और तमाम मीडिया के अंदर और जितने भी अपोजिशन के, कांग्रेस के, एनसीपी के और शिवसेना के लोग जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका की सरकार गिरा दी, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। देखिए, इसके मैं इस बात के 2 जवाब देता हूं सुजीत जी, और कृपया इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो जो खेल के नियम थे पिछले 60 साल में, ये सारे के सारे नियम कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए हैं। आपको मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से केंद्र तथा राज्यों की तिथिवार आपको गिनवा सकता हूं कि 79 के अंदर कांग्रेस ने क्या किया था, 89 के अंदर, उसके बाद में जब अपोजिशन की सरकार आई थी तो कांग्रेस ने क्या किया था, उसके बाद में 91-92 के अंदर जेएमएम कांड आपने सबने देखा होगा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने बाकायदा इस चीज के लिए कन्विक्ट हुई थी, घूस दे करके सरकार बनाई थी, एमपी खरीद करके सरकार बनाई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो खेल के नियम आपने बनाए, आज अगर उन्हीं नियमों से आप हारने लग गए तो आप हल्ला मचाने लग गए। भैया, अगर वो नियम आज उन्हीं नियमों से आप हार रहे हो तो हल्ला ना मचाओ ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर विधायकों की खरीद फरोख्त, ये इससे पहले आप किसी की तरफ उंगल करने से पहले 4 उंगल अपनी तरफ भी देखिए। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि विधायकों की भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, सरकारों को अपदस्थ कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक बिकाऊ है ना? कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद बिकाऊ है, तभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। यानी कि वो मंडी लगा करके बैठे हुए हैं ना, वरना तो दिल्ली के अंदर 63 तो विधायक है ये अरविंद केजरीवाल जी के पास। भारतीय जनता पार्टी खरीद लेना इनको। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी टीएमसी के विधायक खरीद के दिखा देना भारतीय जनता पार्टी। उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक के विधायक खरीद के दिखा देना भारतीय जनता पार्टी। क्यों वहां पे भारतीय करेंसी चलती नहीं है क्या? वहां पे टीएसआर की जो सरकार है उसके विधायक खरीद करके दिखा दे, वाईएसआर जगन रेड्डी के विधायकों को खरीद करके दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। क्या वो विधायक सुंदर नहीं है या वहां पे भारतीय करेंसी चलती नहीं है? भैया, आपसे अपना गढ़ संभाला नहीं जा रहा, दोष आप पड़ोसी पे दे रहे हो। तो ये सारी चीजें सुजीत जी कांग्रेस को और इन विपक्षियों को समझनी पड़ेगी। आज शिवसेना के 39 विधायक बागी हो गए। अभी ये जो राहुल सिंह जी बैठे हुए करे गुवाहाटी क्यों गए? अगर ये गुवाहाटी नहीं होते, बॉम्बे में होते तो सेटलमेंट हो जाता। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई साहब आप देखिए तो सही, शुरुआत के अंदर तो 27 विधायक गए थे, 27 के बाद में 4 और चले गए, 34 हो गए, उसके बाद में 37 हो गए। उनको जो समझाने के लिए जा रहे थे, जो मनाने के लिए गुवाहाटी जा रहे थे, वो भी वहीं मन करके वहीं रह जा रहे थे। यानी कि जो समझाने के लिए गया वो खुद समझ करके सिंधे गुट में चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, कुछ तो आकर्षण होगा एकनाथ शिंदे जी की बातों के अंदर कि एक बंदा जो सरकार का पैरोकार, सरकार का संदेशवाहक बन करके गया और वो उनके गुट में शामिल हो गया।
तो आप पहले अपनी जमीन तलाशिए और आप इस चीज को देखिए आपने गलती क्या की है। आपको केवल और केवल एक मुख्यमंत्री पद के लिए आपने अपनी 50-55 साल की जो राजनीति है, आप स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे द्वारा खड़ी की हुई राजनीति का आपने बंटाधार कर दिया। सुजीत जी, आज आपके चैनल के ऊपर एक मैं भविष्यवाणी और करना चाहता हूं। देखिएगा अगले जब भी चुनाव होंगे शिवसेना चौथे नंबर पे नजर आएगी आपको, क्योंकि इस समय जो शिवसेना का जो वास्तव में, मैं कैडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो शिवसेना का वोटर है वो जब से सरकार बनी है तब से वो आहत है। मैं भी किसी समय में शिवसेना का प्रशंसक हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पलटी मारी उससे मैं भी बहुत आहत था। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर चीनी मुझे मीठी लग रही है तो दूसरे को भी मीठी लगती होगी, अगर नमक मेरे को खारा लगता है तो दूसरे को भी खारा लगता होगा। तो भाई साहब सीधी सी बात ये चीजें हैं, इनको डिफेंस करने से पहले आप अपने अंदर तो झांकिए, आप में कितनी राजनीतिक दूरदर्शिता थी। सुजीत जी, मुझे अगर 30 सेकंड का समय दें तो आपको एक चीज और बता देता हूं कि इनको क्या करना चाहिए था शिवसेना को। अगर ये राजनीति के माहिर होते, राजनीति के खिलाड़ी होते, तो ये शरद पवार की गिनी पिग नहीं बनते, शरद पवार के खेल के अंदर नहीं फंसते, उल्टा ये कांग्रेस और एनसीपी का खेला कर देते। पूछे कैसे? जब इन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, इनको मुख्यमंत्री पद का लालच किए बिना वहां पे अपना जो इनकी मूल विचारधारा है उसके ऊपर इनको ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने बना करके शपथ ली, उसको साइड में रख करके अरविंद केजरीवाल ने जैसे 49 दिन की सरकार बना करके चौके छक्के खेलने चालू कर दिए थे, वैसे ही इनको अपनी विचारधारा के ऊपर चौके छक्के खेलने चालू कर देने चाहिए थे। शायद हो सकता है 1 महीने, शायद हो सकता है 3 महीने, शायद हो सकता है 4 महीने में कांग्रेस और एनसीपी असहज होकर के अपना समर्थन वापस लेती, लेकिन पूरे देश के अंदर शिवसेना हिंदुत्व की ध्वजवाहक हो जाती। लोग भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा जो हिंदूवादी लोग हैं वो शिवसेना को पसंद करते कि इन्होंने हिंदुत्व के लिए अपनी सरकार भी कुर्बान कर दी और इनके ऊपर ये कलंक लगने से बच जाता। लेकिन इनको समझाए कौन? इनके यहाँ तो सलाहकार हैं या तो रश्मि ठाकरे या संजय राउत, जो कहते हैं कि भाई पूरे महाराष्ट्र में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, गोलियां चला देंगे, तलवार से तलवार भिड़ा देंगे। जब आपके अपने सलाहकार ही ऐसे होंगे, आपके अगर रणनीतिकार ही ऐसे होंगे, आपका वार रूम ऐसा होगा, तो आपकी लड़ाई कैसी होगी? सर्वविदित है। जी राहुल सिंह जी, राहुल सिंह जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो सरकारें, पिछली सरकारें जो गलती की है, क्या अभी भी सरकार वही गलती करेगी? मतलब कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप? सर ने कहा अभी कि पहले की सरकारें ने खरीदी, विधायकों को खरीदा, फरोख्त किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार पिछली गलती की है, क्या वही सरकार यही गलती करेगी क्या? नहीं, अब किस चीज को गलती मानते हैं आप? राजनीति के अंदर नैतिकता कहाँ बच रही है, ये बताइए आप। अगर आप गलती की बात करेंगे तो ये सरकार तो, इस सरकार की तो फाउंडेशन ही गलती पे हो रही है। भाई साहब, आप किस बात की बात कर रहे हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं मेरे साथ मिल करके, वोट मांग रहे हैं आप मेरा नाम दिखा करके नरेंद्र मोदी के नाम पे, और आप सरकार बना ले रहे हैं शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ। तो गलती कहां से शुरू हुई, पहले तो आप ये बताइए। दूसरी बात, आपको मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अगर कोई असंवैधानिक चीज है तो सुप्रीम कोर्ट तो है, हाई कोर्ट तो है, वहां जाकर के चैलेंज कीजिए। लेकिन और एक चीज और बता दूं राहुल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए, राजनीति का अर्थ समझिए। राजनीति का मतलब होती है जिस नीति से राज प्राप्त किया जाए, उस नीति को राजनीति कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई एनजीओ नहीं खोल रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी वहां पे कोई महायज्ञ करने के लिए या वहां पे कोई रुद्राभिषेक करने के लिए नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, यानी कि जिस नीति से राज प्राप्त हो वही नीति सारी की सारी पार्टी कर रही है और वही नीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निरंजन जी, यही नीति का फर्क है। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, नीति का यही फर्क है। आप कह रहे हैं कि जिस नीति से राज प्राप्त किया जाए, और मेरा मानना है कि राज करने की जो नीति हो वही राजनीति हो। सुजीत जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात को से मैं 100% सहमत हूं कि कायदे से ये जो आपने बताई, ये मूल, इस राजनीति का मूल ये होना चाहिए।
लेकिन हमारी जो सत्ता हस्तांतरण के बाद में सन 1947 के बाद में हमारे यहाँ जो राजनीति की जो परिभाषा बन गई वो ये बन गई कि जो जिस नीति से राज प्राप्त किया जा सके वो नीति अपनाइए। जो आप जो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से मूल में वही नीति है। जी राहुल आनंद जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो अभी राहुल जी जो बातों को कह रहे थे कि नैतिक कि सरकार गलतियां करती है, तो मैं निरंजन पौधार जी की बातों से काफी सहमत हूं। उन्होंने जो बातें कही कि राजनीति में नैतिकता क्या होनी चाहिए और किसी भी वक्त अगर स्वार्थ की भावना को अगर छोड़ दी जाए और अगर देश की सेवा और समर्पण की बात की जाए तो आपको उस वक्त शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था जी। दूसरी बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायालय की प्रक्रिया पे अगर हम विश्वास करें, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज जिस प्रकार से पक्ष रखना पड़ा है उद्धव ठाकरे की सरकार के वकील को, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा है जिससे ये पता चल रहा था कि सरकार अपनी बहुमत को खो चुकी है और जल्द ही जाकर वो राज्यपाल के पास जाकर वो अपना त्याग पत्र देंगे। और जहां तक राज्यपाल के कार्यशैली पे प्रश्न उठाने की बात है, तो ये मैं समझता हूं कि ये हास्यास्पद होगा। जी राहुल सिंह जी, ठीक है राहुल जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकार, जो पार्टी एनसीपी या कांग्रेस कल तक उद्धव सरकार के साथ खड़ी थी, आज की तारीख में अब उसके साथ खड़ी नहीं है? वो ये कह रही है, जो शरद पवार जी हैं, जो कि आज की तारीख में महाराष्ट्र सियासत के केंद्र में आ चुके हैं, लगभग वही भूमिका में है जो बाला साहब कभी हुआ करते थे कि बिल्कुल सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता के हर फैसले उन्हीं के घर से होकर के गुजरते हैं। तो वो बार बार ये कह रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं 2 बार इस्तीफा देने को तैयार हो गया, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया। शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि देखिए जी, फ्लो टेस्ट नहीं होना चाहिए, फ्लो टेस्ट होगा तो सरकार की बदनामी होगी। आपको क्या लगता है, शरद पवार इस पूरे जो सियासी संकट है उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ना वो इस्तीफा दिलवाना चाहते हैं, ना फ्लो टेस्ट करवाना चाहते हैं। देखिए, सत्ता के पुराने खिलाड़ी हैं, इनको कुछ ना कुछ पता है कि कुछ सरकार बच सकती है, और अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रखा है फ्लो टेस्ट के लिए। तो लग रहा है वो कहीं एक चांस कहीं कुछ हो सकता है, इसलिए मना कर रहा है इस्तीफा के लिए। जी, लेकिन आपको भी सुजीत जी, अगर अनुमति हो तो इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा, जब इनसे आप ले लेंगे उसके बाद। जी बोलिए। मेरे को अनुमति है? जी बिल्कुल। देखिए सुजीत जी, मेरा ये मानना है, जैसे अभी राहुल सिंह जी कह रहे थे, मैं इन्हीं की बात के अंदर जोड़ता हूं कि शरद पवार राजनीति के पुराने चावल हैं, और शरद पवार जहां से लोग जहां खत्म करते हैं, शरद पवार जी वहां से शुरू करते हैं। और मेरे हिसाब से शरद पवार जी ने शिवसेना का खेला कर दिया, और शिवसेना की जो मैं दिशाहीनता बोलूं या एक विवेकहीनता बोलूं, आप ये बताइए कि जो शरद पवार पिछले 30 सालों से 28 सालों से शिवसेना को निगलना चाहते थे, शिवसेना आज उन्हीं से बचने का उपाय ढूंढ रही है, उन्हीं से सलाह ले रही है। शिवसेना के सबसे बड़े सलाहकार कौन है? वो शरद पवार जी, जो पिछले 30-35 सालों से शिवसेना को निगलना चाहते थे। यानी कि शिवसेना और एनसीपी की जो एक लठमलट चलती थी, वो शरद पवार जी। अब सुजीत जी, आता हूं मेन बात के ऊपर। मेरे हिसाब से शरद पवार जी ने शिवसेना का खेला, ये जो महाविकास अघाड़ी है, ये 5 साल सरकार चलाने के लिए उन्होंने ये सरकार नहीं बनाई, उन्होंने ये सरकार केवल और केवल शिवसेना का खेला करने के लिए बनाई थी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक आप देखिए, जब भी इस सरकार के ऊपर कोई संकट आया है, शरद पवार जी ट्रबल शूटर बन करके सामने आए हैं, और बहुत जल्द उन्होंने उस चीज का निवारण कर लिया। चाहे वो अजित पवार वाला मामला हो, चाहे वो अनिल देशमुख वाला मामला हो, चाहे वो और आगे जितने भी इनके इस सरकार पे संकट के बादल छाए हैं, शरद पवार जी ट्रबल शूटर बन करके अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है। लेकिन इस बार शरद पवार जी, आप देख रहे होंगे, केवल और केवल एक सलाहकार की भूमिका में है, ट्रबल शूटर की भूमिका में नहीं है। उसका कारण यह है कि शरद पवार जी जो खेला करना चाहते थे वो खेला हो चुका है। और शरद पवार जी क्या खेला करना चाहते थे सुजीत जी? वो एक खेला करना चाहते थे कि शिवसेना को उसकी मूल विचारधारा से हटा करके जनता के सामने उसको नंगा
नंगा करना चाहते थे, तो कांग्रेस वहां पहले से आईसीयू में है। शिवसेना को इन्होंने नंगा कर दिया महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र के अंदर पार्टी बची दो। जो आगामी चुनाव होगा उसके अंदर मेन जो फाइट होगी वो भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच में होगी। शरद पवार जी का ये खेल था और उन्हें अपना खेला कर दिया। अच्छा, अब शिवसेना के जो रणनीतिकार है वो इसको नहीं समझ पाए, ये उनकी अपनी समझ है। अच्छा निरंजन जी, एक और विशेषज्ञ होने के नाते आपसे मैं एक और जानकारी चाहूंगा कि जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट में बात आ रही है व्हिप की, और ये माना जा रहा है, इसी पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है इस बात को लेकर के कि व्हिप जो है, जो मूल शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे के चीफ व्हिप हैं, जो उन्होंने घोषित किया है जिनको चीफ व्हिप, उनका व्हिप ही काम आएगा। अगर उनका व्हिप काम आता है, अगर उन्होंने जारी किया कि जो तमाम हमारे विधायक हैं, जिसमें शिंदे गुट के भी तमाम विधायक होंगे, शिंदे खुद भी होंगे, उन्हें शिवसेना के फेवर में वोट करना है, तो इस व्हिप के जो जाल से कैसे छुटकारा मिल सकता है? देखिए सुजीत जी, अगर मैं टेक्निकली एक सेकंड सुजीत जी, एक सेकंड। जी, तब तक मैं राहुल आनंद जी का रुख कर लेता हूं। राहुल आनंद जी, आपको क्या लगता है ये व्हिप के जाल से कैसे छुटकारा मिल सकता है? देखिए, अगर तथ्यों को मैं अगर आपके सामने पेश करूं तो मैं पांच पॉइंट में मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। पहला ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी तो उनसे पूछा गया कि आपके कितने विधायक असंतुष्ट हैं, तो बताया गया 55 में से 39। उसके बाद फिर दूसरा आया कि शिवसेना छोड़ने की बात आई, तो हुआ कि हम असली शिवसेना है इसलिए हम शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम 2-3 के बहुमत के आंकड़े के पास हैं। तीसरी बात, जो फ्लोर टेस्ट की बात आई, तो फ्लोर टेस्ट से बचना बहुमत खोने की निशानी है पहली। चौथी बात जो आई, जब सरकार बहुमत खो चुकी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। फ्लोर टेस्ट रोकना लोकतंत्र के खिलाफ होगा, ये भी बताया गया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो व्हिप की जो बात है और जो पूरे जाल में जो आज जाकर शिवसेना फंस गई, जो चक्रव्यूह रचा गया था शरद पवार जी के द्वारा, उस चक्रव्यूह में शिवसेना जाकर पूरी तरह से फंस गई। ना वो घर की रही, ना वो घाट की रही। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इनके जितने भी लोग थे, जितने भी इनके सलाहकार थे, जिस प्रकार से उदारता की बात करते थे और उदारता का परिचय देते थे टीवी चैनलों पर बैठकर, उससे ये जाहिर हो गया था कि ये सरकार अब फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रही है। इनके लोग फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। आपने देखा, पहले उन्होंने मनाया, फिर बाद में डराया, फिर धमकाने भी लगे। तो अगर इस प्रकार की बातें लोकतंत्र में आने लगे तो कहीं ना कहीं ये सुशोभित नहीं होता है लोकतंत्र के लिए, ये खतरनाक साबित होता है। एक सबसे अहम और एक बहुत जरूरी बात यह है कि आपको राजनीति में राज करने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसमें टिके रहना आपके काबिलियत पर निर्भर करता है, जो शिवसेना के लोगों ने दिखा दिया कि ये उनमें से किसी के पास नहीं था। जी ठीक है। निरंजन जी जी सुजीत जी, आपने जो मेरे से सवाल किया, देखिए ऐसा है कि संवैधानिक रूप से उसका जो सही निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है टेक्निकली आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो शिवसेना का बागी गुट है, अगर शिवसेना का जो चीफ व्हिप है अगर वो व्हिप जारी करता है तो कहीं ना कहीं बागी गुट के लिए एक मुसीबत का सबब होगा, क्योंकि इनके पास बेशक, देखिए मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं कि जो शिंदे गुट के पास बेशक 2/3 से ज्यादा इनके पास समर्थन है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी में शामिल हो जाते तो इनके ऊपर दल बदल विधेयक लागू नहीं होता। लेकिन चूंकि जब तक ये किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं सुजीत जी, तब तक ये शिवसेना के विधायक माने जाएंगे, और शिवसेना का विधायक अगर मान लीजिए व्हिप को अगर उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो असंबद्ध की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके अंदर दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये है सुजीत जी कि ये व्हिप का इन्होंने उल्लंघन किया है या इन्होंने व्हिप का समर्थन किया है, इस चीज का फैसला तब होगा, उसके बाद होगा, जब पूरा वहां सदन के अंदर विश्वास मत रखा जा चुका होगा।
तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब शिवसेना वहां पे अपना विश्वास मत खो चुकी होगी, उसके बाद में यह निर्णय होगा कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, तो तब तक आप ये मान के चलिए सरकार भी अपदस्थ हो चुकी होगी। तो ये थोड़ा सा ये नई परिस्थिति, आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी समस्याएं आई हैं, जितनी भी राजनीतिक पेचीदगियां बनी है, उसके अंदर ये पहली बार ऐसी पेचीदगी बनी है। अगर ये सीधे सीधे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते, सदस्यता ले लेते, तो ये इतनी पेचीदगी अपने आप समाप्त हो जाती। उसके बाद में इनके ऊपर ना असंबद्ध होने की कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती थी, ना कुछ और हो सकता था। किंतु आज की स्थिति इनके साथ ये है कि ये शिवसेना के विधायक ही माने जाएंगे जब तक इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या डिप्टी स्पीकर के द्वारा इनको अलग पार्टी या अलग संगठन या अलग गुट की मान्यता नहीं दे दी जाती, क्योंकि ये अभी तक इनको मान्यता नहीं मिली है। बेशक ये शिवसेना से विपरीत चल रहे हो, शिवसेना की आदेशों से विपरीत चल रहे हो, लेकिन ये विधायक टेक्निकली अभी शिवसेना के ही है। जी राहुल सिंह जी, आखिरी प्रतिक्रिया, आप व्हिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल सिंह जी। जी 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 जी, आपको लगता है कि जो आखिरी उम्मीद की किरण यही व्हिप है एनसीपी और कांग्रेस के लिए? अगर ऐसा नहीं होता तो इन विधायकों को पता है कि हमारे विधायक नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो अभी तक की बीजेपी में चले जाते हैं जी। इसलिए उनको भी शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। नहीं, ये थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए राहुल आनंद जी, आपको क्या लगता है कि व्हिप आपके सरकार बनाने की राह में रोड़े अटका सकता है? देखिए, उनको जितनी भी कोशिशें करनी थी वो अपनी कोशिशों को कर रहे हैं, लेकिन अब जो एक सबसे अहम बात यह है, या तो वो जो बाकी विधायक उनके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो एमएनएस में सम्मिलित हो जाए क्योंकि एमएनएस का एक विधायक सदन में उपस्थित है, या फिर वो बीजेपी का मार्ग अनुसरण कर ले, तब जाकर कोई भी विहित लागू नहीं होगी। लेकिन दोनों हालत में जो शिंदे जी की एक महत्वाकांक्षा है कि वो शिवसेना को पकड़ के रखें और शिवसेना असली शिवसेना के हकदार वो दिखें, इस सपने पे थोड़ी सी कुठाराघात हो सकता है। दो तिहाई बहुमत की जो जरूरत पड़ती है वो उनके पास है, उसके माध्यम से वो इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो डिप्टी स्पीकर पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब डिप्टी स्पीकर के लिए 14 दिन का नोटिस पीरियड होना चाहिए, सदन होना चाहिए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को आप हटा पाएंगे। और जब तक देखिए अब ये जुबानी जमा खर्च है, अभी तक कागजों में आया नहीं है कि 2/3 अलग हो गए हैं या इस तरह की कोई बात अभी तक सदन में पेश नहीं हुई है। इसलिए जो कायदे से बात मानी जा रही है, जो निरंजन जी कह रहे हैं, वही बात मानी जाएगी कि अगर उद्धव ठाकरे जी का चीफ व्हिप जारी कर देता है तो ये बहुत बड़ी संकट की बात हो सकती है। जो 2/3 विधायक, जो बागी विधायक है, 39 विधायक की बात है, उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है, यह खतरा भी हो सकता है। निरंजन जी, अगर मैं गलत हूं तो सही कीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुजीत जी, लेकिन मैंने आपको जो एक टेक्निकल पॉइंट दिया उसको आप भी काउंट नहीं कर रहे हैं कि ये अयोग्य तब साबित होंगे जब ये सरकार गिर जाएगी, उसको उल्लंघन करेंगे, और उल्लंघन करते ही सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने के बाद में नई सरकार गठित होगी, उसके बाद में नया स्पीकर का मनोनयन होगा। अब नया स्पीकर के हाथ में है कि वो इनको अलग मान्यता दे या इनके व्हिप के ऊपर इनको, उसके बाद में शिवसेना इनकी सदस्यता समाप्त करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन तब तक आप ये मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है उसका पुलिंदा तो बच चुका होगा, उनकी तो बिल्टी आ चुकी है, उनकी बिल्टी बन चुकी है, आप ये मान के चलिए। जी ठीक है, अब समय मुझे इससे आगे की इजाजत नहीं देता है। तमाम मेहमानों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे, धन्यवाद। अब जो इस कार्यक्रम में तमाम बहस हुई उससे यही बात निकल करके आई कि उद्धव ठाकरे कोशिश तो कर रहे हैं हिंदुत्व की तरफ लौटने की, लेकिन ये इस कोशिश को करने में उन्होंने देर कर दी। अगर यही कोशिश वो पहले कर लेते तो हो सकता है कि शिंदे गुट में जितने बागी विधायक हैं इतनी बड़ी संख्या नहीं होती और उनके पास ये बहाना नहीं होता कि हिंदुत्व के मुद्दे पे शिवसेना पीछे हट गई, इसलिए हमें ये बगावत करनी पड़ रही है। खैर, अब फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या चीजें निकल करके आती है, ये तमाम चीजें अभी समय के गर्त में है और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।